जुनून एपिसोड 143। अब तक आप लोगों ने सुना। पहला इंसान अपने चेहरे पर शांति स्माइल लाते हुए सामने स्क्रीन पर अपनी नज़र गड़े हुए ही बोलता है, कल सुबह काशी के लिए निकलेंगे। और फिर वह इंसान अपने मन में बोलता है, बहुत दुश्मनों से लड़ ली, अब की बार आपका सामना आपके छोटे भाई प्रणव सिंघानिया से होगा। दूसरी तरफ काशी में नैना और विजय दोनों ही आने वाले खतरे से अनजान एक दूसरे में खोए हुए अपनी शादी के फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। अब आगे नैना की हल्दी का फंक्शन चल रहा था। सभी लोग बारी बारी से नैना को हल्दी जाकर लगते हैं। रेखा जी भी नैना के पास ही खड़ी होकर सभी लोगों को हल्दी लगाने के लिए बोल रही थी। लेकिन तभी रेखा जी की नज़र सामने से आई हुई एक बुजुर्ग को औरत पर जाती है। रेखा जी जल्दी से अपने सर पर पल्लू रखती हैं और उसे बुजुर्ग औरत के पास जाकर सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वो बुजुर्ग औरत नैना जी के सर पर हाथ रखकर थोड़ा घमंड से बोलते हैं, आखिर फाइनली मेरे भतीजे को कोई लड़की पसंद आ ही गई। मैं भी तो देखूं आखिर कौन सी हूर की परी पसंद करी है उसने। ये है विजय की बुआ जी अमृता मेहता, लेकिन शादी के बाद इनका सरनेम मेहता से बदलकर त्रिपाठी हो गया है। अमृता जी रघुवीर जी से पूरे 5 साल बड़ी है, इसलिए इनका मेहता परिवार में बहुत ही सम्मान किया जाता है। अमृता जी को घर की बड़ी बेटी होने पर और अच्छी खासी परिवार में शादी होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसलिए वह ज्यादातर अपनी ही चलाना पसंद करती है। कोई उनके फैसले के खिलाफ जाए ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन विजय ने हमेशा ही अपनी बुआ जी के खिलाफ जाना ही पसंद किया है। विजय कभी भी बुआ जी की एक भी बात को नहीं मानता था, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो बुआ जी को अब था, क्योंकि विजय अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा था, जबकि बुआ जी अपने बड़े बेटे की बहू की बहन से अपने भतीजे की शादी यानी कि विजय की शादी करना चाहती थी। लेकिन विजय ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। बुआ जी ने अपने बेटे की शादी एक बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान में कराई थी, इसलिए बुआ जी विजय की शादी भी उसी खानदान में करना चाहती थी और वो लड़की भी विजय को बहुत पसंद करती थी। लेकिन विजय ने शादी करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उनके बहू के परिवार ने उन पर शादी का बहुत दबाव बनाया था, लेकिन विजय शादी के लिए बिल्कुल नहीं माना था। और अब सोने पर सुहागा ये था कि विजय नैना सिंघानिया यानी कि प्रेम सिंघानिया और सिंघानिया परिवार में शादी कर रहा था, जो उनकी बहू के खानदान के सामने बहुत ही ऊंचा खानदान था और अमीरी में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। और ये बात बुआ जी को ज्यादा खटक रही थी। रेखा जी बुआ जी को नैना के पास लेकर जाते हैं और फिर प्यार से नैना को बोलते हैं, बेटा ये तुम्हारी बुआ सास है, विजय की बुआ जी पैर छुओ। नैना की हल्दी का फंक्शन खत्म हो चुका था। सभी लोग नैना को हल्दी लगा चुके थे। बस थोड़ी देर नैना को धूप में बैठाया था और बस कुछ लड़कियां नैना से बातें कर रही थी। नैना मुस्कुराकर खड़ी होती है और बुआ जी के सामने हाथ जोड़कर पहले उन्हें प्रणाम करती है और फिर उनके पैर छू लेती है। बुआ जी अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लाकर एक ताने भरे लहजे में बोलती है, सुना है तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी भाभी मन्नत तो है ना। क्या तुम्हारी भाभी ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया कि जब बड़ों के सामने जाते हैं तो सर पर पल्ला रखते हैं? ओह हाँ, बताया था मुझे कि तुम्हारी परवरिश तुम्हारे भाई ने की है और तुम लंदन में पाली बड़ी हो, तो क्या लंदन जाकर अपने देश की सारी सभ्यता भूल गई? विजय नैना से थोड़ा पीछे ही खड़ा था और विजय ने भी बुआ जी की सारी बातें सुन ली थी। विजय को उन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन विजय अभी सिर्फ नैना को देख रहा था। विजय देखना चाहता था कि नैना उसकी बुआ जी को क्या जवाब देती है। नैना अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लाकर बड़े ही शांत लहजे में जवाब देती है, बुआ जी अगर मैं लंदन की रीत निभा रही होती तो आपसे हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करती, बल्कि आपसे हाथ मिलाती। हमारे भारत में अपनों से बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है और ये संस्कार मुझे मेरे भाई ने दिए हैं। और अपनों से बड़ों का सम्मान दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। ये बात मुझे मेरी भाभी ने सिखाई है। और हाँ, इज्जत आंखों में होती है, सर पर रख पल्लू में या पैर छूने में नहीं। ये बात मुझे मेरी माँ यानी कि सासू माँ ने सिखाई है। नैना की बात सुनकर बुआ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है।
बुआ जी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी विजय की पीछे से आवाज आती है। प्रणाम बुआ जी, कैसी लगी मेरी पसंद है न तेज तर्राट। और तभी विजय धीर कदमों से चलकर नैना के पास खड़ा हो जाता है। विजय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी जो बुआ जी को और भी ज्यादा किल्स रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विजय उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। सिर्फ अपनी उसे तिरछी मुस्कान से बुआ जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बुआ जी फिलहाल उन दोनों से कुछ नहीं कहती और बस अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती हैं। पहली बार बुआ जी की बोलती किसी ने बंद करी थी और रेखा जी भी इस बात को देखकर अंदर ही अंदर हंस रही थी। लेकिन नैना को लगता है कि शायद बुआ जी को इस तरह जवाब देना रेखा जी को पसंद नहीं आया, तो नैना रेखा जी से माफी मांगते हुए बोलती है, माफ करना माँ, मैं बुआ जी से। रेखा जी प्यार से नैना के गाल पर हाथ रखते हुए नैना की बात को बीच में काटकर बोलती हैं, नहीं बेटा, तुमने जो किया सही किया। कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है, वरना सामने वाला इंसान हमें कमजोर समझ लेता है और अपने आप को सामने वाले की नज़रों में कमजोर दिखाना यानी कि सामने वाले को अपने ऊपर हावी करने के बराबर होता है। और मैं हमेशा से बस यही चाहूंगी कि जब भी तुम्हें कोई बात गलत लगे तो उसका विरोध हमेशा करना। फिर तुम्हारे सामने चाहे कोई भी हो उसे हमेशा जवाब देना, लेकिन तमीज और तहजीब के दायरे में रहकर, जैसे कि आज तुमने किया। हम सही बोल रहे हैं या गलत हमारे बोलने के तरीके पर भी निर्भर करता है। चाहे तुम कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो, सामने वाले की बातें चाहे तुम्हें कितनी भी बुरी क्यों न लग रही हो, लेकिन तुम्हें अपनी तमीज, अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। फिर रेखा जी हल्का सा विजय के गाल पर चपेट लगाते हुए बोलती हैं, मेरे इस नालायक बेटे की संगत में रहकर इसकी आदतें तो बिल्कुल मत सिखाना। ये हमेशा बुआ जी से बदतमीजी करता है। लेकिन नैना थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रेखा जी के गले लग जाती है। रेखा जी भी नैना की फीलिंग समझ रही थी और प्यार से उसके सर को शहाने लगते हैं। और फिर तभी विजय के पास उसका असिस्टेंट देव आता है और धीरे से विजय के कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर विजय के भाव सख्त हो जाते हैं और विजय वहां से देव के साथ चला जाता है। और तभी विजय को रास्ते में प्रेम मिलता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। विजय प्रेम को आवाज लगता है, प्रेम 1 मिनट, कुछ जरूरी बात करनी है। प्रेम विजय के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि बात कुछ सीरियस है, इसीलिए प्रेम भी अपना फोन कॉल कट करके विजय के पास आ जाता है। विजय अपने भावों को थोड़ा सख्त करके प्रेम को बोलता है, कोई है जिसने हमारे सिक्योरिटी कैमरा के साथ छेड़छाड़ करी है, कोई हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। अब ये नया दुश्मन हमारा कौन पैदा हुआ है, इसके बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। विजय की बात सुनकर प्रेम के भाव भी कठोर हो जाते हैं। प्रेम अपनी शरद आवाज में बोलता है, वो जो भी कोई है सिवाय मौत के उसे कुछ नहीं मिलेगा। और तभी पीछे से एक प्यारी सी मीठी सी आवाज आती है, पतिदेव आपका याराना हो गया हो तो खाना खा लीजिए। और हाँ, यहाँ पर खाना मैंने नहीं बनाया है, यहाँ पर रेखा काकी मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रही हैं, इसलिए मैं आपके लिए खाना नहीं बन पाई, तो जो भी बना है खा लेना प्लीज। मन्नत बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, लेकिन प्रेम का चेहरा सर्द हो जाता है और प्रेम गुस्से में मन्नत को घूरते हुए बोलता है, वाइफी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे हाथ के अलावा किसी का खाना नहीं खाऊंगा, तो ये अपना मासूम सा चेहरा बनाना बंद करो, क्योंकि मुझ पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। अगर तुम खाना बना सकती हो तो मैं खाना खा लूंगा, और अगर नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। मन्नत प्रेम के होठों पर हाथ रख कर बोलती है, आज तो आपने ये बोल दिया, लेकिन आगे से कभी ऐसा मत बोलना। फिर मन्नत थोड़ा चिढ़कर बोलती है, ठीक है, आप आधे घंटे रुकिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। इतना बोलकर मन्नत पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। मन्नत के जाने के बाद विजय अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए प्रेम को बोलता है, क्यों परेशान कर रहा है, उसे जो बनाया खा लेता। प्रेम अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लाकर बोलता है, तू तो इस बारे में बोल ही मत, मुझे पता है। सगाई वाले दिन भी नैन ने तेरे लिए खाना बनाया था और उसके बाद में भी नैना ही तेरे लिए खाना बना रही है।
मतलब तेरी और नैना की शादी हो रही है और तू शादी के टाइम पर भी नैना से खाना बनवा रहा है और मुझसे बोल रहा है। मतलब तू अपनी बीवी के हाथ का खाना खाएगा और मुझसे बोल रहा है कि मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना ना खाऊं। प्रेम की बात सुनकर विजय हल्का सा मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरता है और फिर बोलता है, चल ठीक है, इन सब बातों को छोड़, पहले अपने नए दुश्मन का पता करते हैं कि अब कौन आ गया हमारे हाथों मरने के लिए। एपिसोड 144। अब आगे। मन्नत किचन में प्रेम के लिए खाना बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उसे रेखा जी मिल जाते हैं। रेखा की मन्नत को बोलती है, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ खाया तुमने? भूख लगी है, कुछ खाना है? मन्नत थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, वो काकी, उन्हें न सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना दूं। रेखा जी मन्नत की बात पर मुस्कुरा देती हैं और फिर मन्नत के गाल पर हाथ रखकर बोलती है, हाँ बेटा, तुम भी जो अपने पति के लिए खाना बनाने के लिए। मुझे पता है तुम्हारा पति तुम्हारा ही हाथ का खाना खाएगा। कल हमारी बहू भी आई थी हमारे पास में ये बोलने के लिए कि माँ मैं उनके लिए खाना बना दूं। वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खाएंगे और अब तुम भी वही बात बोल रही हो। जाओ बना अपने पतियों के लिए खाना। रेखा जी की बात सुनकर मन्नत शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है। रेखा जी मुस्कुराकर वहां से चली जाती हैं और मन्नत किचन में जाकर प्रेम के लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहां पर एक 23-24 साल की एक औरत आती है, जिसने एक डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया हुआ था और बालों को हल्की कली करके खुला छोड़ा हुआ था। औरत बड़े ही घमंड के साथ किचन में आती है और मन्नत को किचन में खाना बनाते हुए देखकर बड़े ही घमंड के साथ बोलती है, हे, तुम सुनो, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना दो और उसे मेरे रूम में भिजवा देना। मन्नत पीछे मुड़कर उसे औरत को ऊपर से नीचे तक देखी है और फिर अपने आसपास देखी है। वो औरत जा ही रही होती है कि तभी मन्नत को कंफ्यूज देखकर रुक जाती है और फिर मन्नत को बड़े ही एटीट्यूड में बोलती है, ये तुम इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्ही से बोला है कॉफी बनाने के लिए। मन्नत भी अपने सीने पर हाथ बांधकर इस एटीट्यूड में जवाब देती है, अगर तुम्हें कॉफी ही पीनी है तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेती? मन्नत का एटीट्यूड देखकर औरत थोड़ा गुस्से में बोलती है, क्या कहा तुमने, मैं कॉफी बनाऊं? तुम जानती भी हो तुम किसी से बात कर रही हो। मेरा काम करने के लिए 10 से 20 नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ किचन में खड़ी होकर कॉफी बना। मन्नत एक कदम चलकर उसके पास आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर फूली एटीट्यूड में बोलती है, और तुम नहीं जानती कि तुम किसी से बात कर रही हो। तुम्हारे पीछे 10 से 20 नौकर खड़े होते होंगे, लेकिन मेरे पीछे नौकरों की फौज चलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने सारे काम अपने नौकरों से करो। मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हो तो तुम भी अपना काम खुद ही करो, या फिर बुलाओ अपने 10 से 20 नौकरों को और बनवाओ उनसे कॉफ़ी। और अब मुझे अपने पति के लिए खाना बनाना है, तो अगर तुम्हें कॉफ़ी बनानी है तो तुम खुद बना या फिर अपने नौकरों को भेजो, समझी? इतना बोलकर मन्नत वापस से अपने काम में लग जाती है तो वही औरत अपने सीने पर हाथ बांधकर और अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाकर बोलती है, तुम गांव की देसी गंवार औरत अपने पति को ना भगवान का दर्जा देती हो, इसलिए अपने पति का सारा काम खुद करती हो। वैसे कौन सी कंपनी में काम करते हैं तुम्हारे पति? मुझे बताओ, मैं अपनी कंपनी में कोई अच्छी खासी पोस्ट पर काम दिलवा सकती हूँ। अब मन्नत का गुस्सा भड़क उठता है। मन्नत गुस्से में पीछे पलटती है और बोलती है, मदद के लिए शुक्रिया, पर मेरे पति लाखों लोगों को काम देते हैं, किसी का अंडर काम नहीं करते। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा तुमने। औरत मुस्कुराकर अपने कंधे उचते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स, सिंघानिया को कौन नहीं जानता, तुम्हारी पहुंच के बहुत बाहर है। वो लोग शहर के नाम ही रईसों में उनका नाम आता है और उनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में। लेकिन एक मिनट, तुम उन्हें कैसे जानती हो? क्या तुम्हारे पति प्रेम सिंघानिया की कंपनी में मैनेजर है? मन्नत मुस्कुराकर बोलती है,
जी नहीं, मेरे पति प्रेम सिंघानिया के मैनेजर नहीं है बल्कि मेरे पति सिंघानिया कंपनी के ओनर प्रेम सिंघानिया है। मन्नत की बात सुनकर उसे औरत के चेहरे कर जैसे रंग ही उड़ जाता है और उसके चेहरे के भाव एकदम सीरियस हो जाते हैं। वो कुछ और बोलने को होती है, लेकिन उससे पहले वो मन्नत को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए अपने मन में बोलती है। साड़ी काफी महंगी और डिजाइनर लग रही है। कानों में जो ईयररिंग्स पहन रखे हैं वो भी डायमंड के हैं। गले में मंगलसूत्र भी डायमंड का है और हाथों में पहनी हुई चूड़ियां भी गोल्ड और डायमंड की ही लग रही हैं। क्या सच में ये प्रेम सिंघानिया की वाइफ है? वैसे भी सुना है कि विजय प्रेम सिंघानिया का आई सिस्टर से शादी कर रहा है और प्रेम सिंघानिया की वाइफ विजय की बहुत अच्छी दोस्त रही है। शायद हो भी सकता है वैसे भी प्रेम सिंघानिया यही है तो ये लड़की प्रेम सिंघानिया का नाम लेकर झूठ तो नहीं बोलेगी। अभी इसे उलझन सही नहीं है, इसे तो मैं बाद में देखती हूँ। इतना अपने मन में सोचकर वो औरत वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है और मन्नत भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन ना में हिलाकर वापस से अपने काम में लग जाती है और फिर धीरे से बड़बड़ते हुए अपने ही मन में बोलती है। कुछ लोगों को ऐसे ही भाषा समझ में आती है। और दूसरी तरफ प्रेम और विजय दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे और उनके सामने जियान और सक्षम खड़े हुए थे। सक्षम बोलता है, जी सर, हमें 2 घंटे पहले ही पता चला कि सिक्योरिटी कैमरे अदर डिवाइस से भी कनेक्ट है। सक्षम अपनी पैंट की जेब से एक चिप जैसी डिवाइस को निकलता है और उसे सामने टेबल पर रखकर बोलता है, सर, ये डिवाइस दिखने में एक चिप की तरह है, लेकिन ये एक कनेक्टर है जिस कमरे को अदर डिवाइस से भी कनेक्ट किया गया था। फिलहाल हमने सभी कैमरे में से इस डिवाइस को निकाल दिया है। फिर जियान बोलता है, सर, हमने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है और सारी सिक्योरिटी इस समय पूरे अलर्ट मोड पर है। कोई भी इंसान बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर नहीं आएगा। प्रेम गहरी सोच में डूबे हुए बोलता है, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। प्रेम के बोलने पर दोनों वहां से चले जाते हैं। विजय प्रेम के भावों को समझकर प्रेम को बोलता है, क्या हुआ, तू टेंशन क्यों ले रहा है? चिंता न कर, तू ऑलरेडी मेरा साला बन चुका है और अब तो दूसरी बार मेरा साला बनने जा रहा है। विजय ने यह बात माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मजाकिया तौर पर प्रेम को बोली थी और विजय की बात सुनकर प्रेम के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। प्रेम विजय को कुछ कहने वाला होता है कि तभी प्रेम का फोन बजने लगता है। प्रेम जब अपना फोन देखा है तो उसे पर वाइफी नाम शो हो रहा था। प्रेम फोन को पिक करते हुए बोलता है, आई वाइफी, बोलिए। मन्नत अपने फोन को कान पर लगाकर उसे कंधे से पकड़ लेती है और फिर थाली में खाना निकलते हुए प्रेम को बोलती है, जी पतिदेव, खाना बन चुका है, आप रूम में आ जाइए। मैं खाना लेकर रूम में ही आ रही हूँ। मन्नत की बात सुनकर प्रेम हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, जो हुकुम बेगम साहिबा, अभी आता हूँ। मन्नत मुंह टेढ़ा करते हुए बोलती है, बड़े आए हुक्म मानने वाले, सारा टाइम तो मुझ पर हुक्म चलाते हो आप। मन्नत की बात सुनकर प्रेम की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और मन्नत मुंह बनाकर फोन काट देती है, लेकिन उसके बाद मन्नत के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर प्रेम अपनी जगह से उठाते हुए बोलता है, चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ तुझसे। मन्नत मुस्कुरा ही रही थी कि तभी एक औरत जो शायद पानी लेने के लिए किचन में आई थी। मन्नत की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा कर बोलती है, शादी के बाद ऐसा ही होता, पतियों के सारे काम करने होते हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। अगर हम इनकी लाइफ में ना हो ना तो एक चार्जर ढूंढने में पूरी जिंदगी निकाल देंगे। उसे औरत की बात सुनकर मन्नत भी मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो सही कहा आपने, इनकी हर एक चीज को उनके हाथ में देना पड़ता है वरना पूरे कमरे में भूचाल मचा देते हैं। और फिर मन्नत और वो औरत दोनों ही हल्का हंस पड़ती है और फिर मन्नत खाना लेकर किचन से चली जाती है और दूसरी औरत भी पानी लेकर किचन से चली जाती है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।